भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह से पूछा, क्या लद्दाख में चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है? आज की बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट किया, हमारे रक्षा मंत्री हाथ के चुनाव चिन्ह पर टिप्पणी कर रहे हैं, क्या वो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? क्या लद्दाख में चीन ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया है? सोमवार को भारत चीन सीमा विवाद पर राहुल गांधी ने एक शेर के जरिए टिप्पणी की थी। सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने जारी किया बयान, बोले भाजपा की गलती से युवाओं का एक साल बर्बाद, नई पीढ़ी अगले चुनाव में देगी जवाब। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यदि भाजपा की रूढ़िवादी सरकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ दुराग्रह न रखते हुए समाजवादी पार्टी की लैपटॉप बांटने की दूरदर्शी योजना जारी रखती तो कोरोना के लॉकडाउन पीरियड में शिक्षा गांव-गांव तक पहुंचती। अखिलेश यादव ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि गाँव देहात में रहने वाले तमाम छात्र स्मार्टफोन और लैपटॉप के अभाव में ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रह गए। भाजपा की गलती से युवाओं का एक साल बर्बाद हो गया। अब इसका जवाब तो नई पीढ़ी अगले चुनाव में ही देगी। समाजवादी सरकार ने अपराध नियंत्रण के लिए यूपी डायल 100 सेवा शुरू की थी। इसके लिए अत्याधुनिक वाहनों की व्यवस्था की गई थी ताकि वे घटना स्थल पर जल्द से जल्द पहुंच सके। भाजपा राज में पुलिस का चक्का गरीब किसान की सब्जी रौंदने का काम कर रहा है। प्रयागराज के घूरपुर सब्जी मंडी में पुलिस का शर्मनाक कृत्य दिखा है। दरअसल भाजपा राज में कोई नीति या दृष्टि कहीं नहीं दिखती है। आपराधिक घटनाओं में भाजपा नेताओं, सांसदों, विधायकों की संलिप्तता मुखर रूप से दिखाई देती है। आश्चर्य होता है, एक फर्जी शिक्षिका 25 विद्यालयों में नियुक्ति और वेतन आहरण में सफल हो जाती है। साल भर से यह खेल चलता रहा। स्वाभाविक है, बिना भाजपा के लोगों के शामिल हुए यह फर्जीवाड़ा नहीं होता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना, दिल्ली में छूट और टेस्टिंग पर नाराज 2 साल का बच्चा, केजरीवाल सरकार के खिलाफ याचिका। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कोरोना की तेज होती स्पीड के बीच लगभग सभी किस्म की गतिविधियां खोल दी गई हैं। बाजार से मॉल तक, मंदिर से मस्जिद तक सब कुछ खुल गया है। जहां लोग इससे राहत महसूस कर रहे हैं तो 1-2 साल के बच्चे ने गहरी चिंता जाहिर की है। इस बच्चे ने लॉकडाउन में छूट और दिल्ली में टेस्टिंग व्यवस्था पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। 2 साल के बच्चे ने अपने पिता के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में बिना लक्षण वाले लोगों की टेस्टिंग पर रोक से हालात बिगड़ गए हैं। इसके अलावा बेड और वेंटिलेटर्स जैसी सुविधाओं की कमी ने भी स्थिति चिंताजनक बना दी है। इस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और आज यानी मंगलवार को केस सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से 2 जून के ऑर्डर की वो कॉपी मांगी है जिसमें बिना लक्षण वाले लोगों की टेस्टिंग से जुड़ी बात कही गई थी। याचिकाकर्ता के वकीलों का कहना है कि बिना लक्षण वाले लोगों की टेस्टिंग पर रोक लगाना ICMR की गाइडलाइंस के खिलाफ है। याचिका में दावा किया गया है कि सरकार का इस तरह का आदेश दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या कम दिखाने के मकसद से किया गया है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह से दिल्ली में कोरोना का प्रसार और बढ़ने का खतरा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस पर WHO की फिर चेतावनी, दुनिया में और बिगड़ते जा रहे हालात। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने फिर चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति वैश्विक स्तर पर और बिगड़ती जा रही है। वहीं यूरोप में स्थिति में सुधार हो रहा है। सोमवार को एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान WHO प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि रविवार को आए 75% मामले अमेरिका और दक्षिणी एशिया के 10 देशों से आए थे। पिछले 10 दिनों में 9 देशों से 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं रविवार को 1,35,000 मामले सामने आए, जो अब तक सबसे ज्यादा है। टेड्रोस ने कहा कि अफ्रीका के कई देशों में वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। WHO ने कहा कि इसी दौरान दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस के मामलों में कुछ सकारात्मक संदेश भी दिख रहे हैं। भारत में अभी कोरोना का विस्फोट नहीं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक बड़े एक्सपर्ट ने कहा कि भारत में अभी कोरोना का विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा होने का खतरा बरकरार है। मार्च में लागू किए लॉकडाउन को खत्म किया जा रहा है और ऐसे में कोरोना केसों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है।
WHO हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माइकल रेयान ने पिछले शुक्रवार को कहा कि इस समय भारत में डबलिंग रेट करीब 3 सप्ताह है। उन्होंने कहा इसीलिए महामारी की दिशा अभी घातक नहीं है, लेकिन यह बढ़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत में महामारी का असर देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में हालात अलग हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका के बाद भारत में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा गंभीर मरीज। जी हां दोस्तों, भारत भले ही संक्रमण के मामले में 5वें नंबर पर हो, लेकिन गंभीर मरीजों की संख्या में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। वर्ल्डोमीटर के आंकड़ों को देखें तो अमेरिका में गंभीर मरीजों की संख्या 16,923, जबकि भारत में 8,944 हैं। भारत से कई गुना ज्यादा संक्रमण वाले ब्राजील व रूस में भी इतने मरीज नहीं हैं। ब्राजील में भारत से 3 गुना ज्यादा लोग वायरस की चपेट में हैं, फिर भी वहां 8,318 मरीज गंभीर रूप से पीड़ित हैं। रूस में 2 गुने केस होने के बाद भी वहां ऐसे मरीजों की संख्या भारत की 1/4 है। स्पेन, ब्रिटेन, इटली व जर्मनी में 1000 से कम केस मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले बताया था कि देश में 5% से कम लोगों को गंभीर रूप से पीड़ित होने के कारण गहन चिकित्सा की जरूरत पड़ी। इनमें से 2.25% आईसीयू में भर्ती हुए और 1.91% लोगों को कृत्रिम ऑक्सीजन देना पड़ा। महज कुछ लोगों को वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया। इनमें से ज्यादातर मरीज महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। गंभीर मरीज वे लोग हैं जिनकी हालत लगातार खराब होती जाती है और उन्हें तुरंत गहन चिकित्सा की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर ऐसे मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होने से कृत्रिम ऑक्सीजन देना पड़ता है और कभी कभी तो उन्हें वेंटिलेटर पर भी ले जाना पड़ता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सर्वे, यूएस में 1946 के बाद सबसे बड़ी मंदी की आशंका, कोरोना है वजह। जी हां दोस्तों, अमेरिका कोरोना से उबरने की कोशिश में जुटा है, लेकिन लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस संकट की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंच सकती है। एक रिपोर्ट में इसकी आशंका जाहिर की गई है। नेशनल एसोसिएशन फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स ने इस संबंध में किए गए एक सर्वेक्षण के नतीजे सोमवार को जारी किए, जिसमें आशंका जताई गई है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते अमेरिका में सकल घरेलू उत्पाद 2020 में 5.9% तक घट जाएगा। अर्थशास्त्रियों ने आशंका जताई है कि अमेरिका को कोरोना की वजह से पिछले 7 दशकों में से सबसे भयानक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। यही नहीं, आशंका जताई गई है कि कोरोना वायरस महामारी लौटकर आ सकती है, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा संकट लाएगी। सर्वे में कहा गया है कि यह गिरावट 1946 के बाद सबसे अधिक होगी, जब द्वितीय विश्व युद्ध के चलते अमेरिका की जीडीपी में 11.6% की कमी हुई थी। दरअसल एनबीई के 48 एक्सपर्ट की एक टीम ने अनुमान जताया है कि जनवरी-मार्च तिमाही में अमेरिका की जीडीपी 5% घट जाएगी, जबकि इसके बाद अप्रैल-जून तिमाही में ये गिरावट रिकॉर्ड 33.5% की होगी। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि 2020 की दूसरी छमाही में विकास दर बेहतर रहेगी और इसके जुलाई-सितंबर तिमाही में 9.1% और अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 6.8% रहने का अनुमान है। इन अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि 2021 में अमेरिकी की वृद्धि दर 3.6% रहेगी। हालांकि अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए ट्रंप प्रशासन द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक बीजेपी को झटका, येदियुरप्पा के सुझाव के उलट राज्यसभा उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने राज्य इकाई के सुझावों को नहीं माना। कर्नाटक की 4 में से 2 सीटों पर बीजेपी का जीतना तय। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 2 उम्मीदवारों का नामों का ऐलान कर दिया है। हालांकि बीजेपी आलाकमान ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को झटका देते हुए एर्ना कडाडी और अशोक गस्ती को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई ने राज्यसभा चुनाव के लिए पिछले दिनों अपनी ओर से 3 नाम सुझाए थे, जिनमें प्रकाश शेट्टी, प्रभाकर कोरे और रमेश कट्टी के नाम थे, लेकिन आला कमान ने इन नामों पर ध्यान नहीं दिया और अप्रत्याशित रूप से 2 नए चेहरों को टिकट दिया। बीजेपी की राज्य इकाई की ओर से सुझाए गए नामों में प्रभाकर शेट्टी व्यवसायी थे, तो प्रभाकर कोरे मौजूदा राज्यसभा सदस्य हैं, जबकि रमेश कट्टी मौजूदा विधायक उमेश कट्टी के भाई हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कर्नाटक बीजेपी यूनिट की ओर से सुझाए 3 नामों में 2 प्रभाकर कोरे और प्रकाश शेट्टी को टिकट दिया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
मनरेगा में राजस्थान देश में पहले पायदान पर, डिप्टी सीएम सचिन पायलट। जी हां दोस्तों, राजस्थान में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिक नियोजन प्रतिदिन 50 लाख से अधिक हो गया है। श्रमिक नियोजन की दृष्टि से राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है और नियोजित श्रमिकों में लगभग 13 लाख ऐसे श्रमिक भी रोजगार पा रहे हैं जो अन्य राज्यों से लौटे हैं। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के चुनौती भरे समय में मनरेगा के तहत रोजगार मिलने से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को भरपूर आर्थिक संबल मिल रहा है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण जहां अप्रैल में केवल 62,000 श्रमिक नियोजित थे, वहीं विभाग के समन्वित प्रयासों से श्रमिक नियोजन बढ़कर 8 जून को 50.20 लाख से अधिक हो गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के भीलवाड़ा जिले में सर्वाधिक 4.11 लाख से अधिक श्रमिक नियोजित हैं। इसी प्रकार डूंगरपुर जिले में 3.55 लाख, बांसवाड़ा जिले में 3.50 लाख तथा अजमेर जिले में 2.67 लाख से अधिक श्रमिक नियोजित हैं। पायलट ने कहा कि मनरेगा में नियोजित 13 लाख प्रवासी श्रमिकों में से लगभग 11.25 लाख के पास पहले से ही जॉब कार्ड थे और लगभग 1.25 लाख प्रवासी श्रमिकों को नए जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से लाखों की संख्या में देश के विभिन्न प्रांतों से आए प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा से रोजगार मिला व उन्हें आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिली है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मनरेगा कार्यस्थल पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, लालू का नीतीश पर हमला, कहा कोरोना भले न भागल, ई सीएम बीच मंझदार में जनता के छोड़ भाग गए। जी हां दोस्तों, बिहार में सियासत का रंग चटक दिखने लगा है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से राजनीतिक चाल चलने से बाज नहीं आ रहे हैं। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू यादव रांची के रिम्स में भर्ती हैं। जेल के अंदर से भी बिहार की राजनीति पर अपनी पूरी नजर बनाए रखते हैं। लालू ने अपने बिंदास अंदाज में सोमवार को ट्वीट करके नीतीश कुमार पर हमला बोला है। लालू ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिना नाम लिए उन पर अपने शैली में हमला बोला है। लालू के ट्वीट पर लिखा गया है, बूझो तो जाने किस प्रदेश का डरपोक मुख्यमंत्री विगत 83 दिन से घर से बाहर नहीं निकला है। कोरोना भले न भागल, लेकिन ई मुख्यमंत्री जनता के बीच मंझदार में छोड़ के भाग गए। ई रण छोड़ के हिसाब किताब आवे वाला चुनाव में सब लोग मिलजुल के लय। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी का व्यापक घोटाला है, 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, न्याय न हुआ तो आंदोलन करेंगे, प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती को उत्तर प्रदेश का व्यापक घोटाला करार दिया। उन्होंने कहा कि इसमें अगर अभ्यर्थियों को न्याय न मिला तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। प्रियंका गांधी ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला उत्तर प्रदेश का व्यापक घोटाला है। इस मामले में गड़बड़ी के तथ्य सामान्य नहीं है। डायरियों में स्टूडेंट्स के नाम, पैसे का लेन देन, परीक्षा केंद्रों में बड़ी हेरफेर, इन गड़बड़ियों में रैकेट का शामिल होना, ये सब दर्शाता है कि इसके तार काफी जगहों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेहनत करने वालों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर सरकार न्याय नहीं दे सकी तो इसका जवाब आंदोलन से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके पहले 68,500 शिक्षक भर्ती मामले में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी। युवाओं की आवाज उठाने के बाद पुनर्मूल्यांकन में लगभग 5,000 अभ्यर्थी पास हुए थे। अब 69,000 में भी भारी हेरफेर सामने आई है। सरकार को युवाओं की आवाज को भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार खत्म करने की मांग के तौर पर देखना चाहिए। बता दें कि व्यापक घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ था। मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, तेजस्वी का सीएम नीतीश पर तंज, कहा हेडलाइन मैनेजमेंट छोड़िए, कोरोना मैनेजमेंट करिए। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार को मैनेजमेंट छोड़कर कोरोना मैनेजमेंट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में कोरोना के केस प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। 2 गुना होने की दर अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है। संक्रमण का फैलाव बढ़ते जा रहा है। इसके बावजूद जांच अब भी सबसे धीमी गति से हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा कि 12.60 करोड़ जनसंख्या वाले प्रदेश में पिछले 3 महीने में 1 लाख से भी कम टेस्ट क्यों हुए हैं। तेजस्वी ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था के सुधार और विस्तार संबंधी सवालों पर मुख्यमंत्री चुप्पी क्यों साध लेते हैं। हमने कई बार पूछा, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड, कोरोना समर्पित अस्पतालों, जांच केंद्रों की विस्तारीकरण आदि की वस्तु स्थिति से अवगत कराएं, लेकिन वे जवाब नहीं देते। यह सरकार की विफलता नहीं तो क्या है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार में अपने खिलाफ जन विरोधी रुख भांप चुकी है भाजपा। अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए की गई अमित शाह की वर्चुअल रैली के सहारे भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि झारखंड में बुरी तरह चुनाव हार चुकी भाजपा बिहार में भी जनता का विरोधी रुख समझ रही है, इसीलिए वो 150 करोड़ रुपए की वर्चुअल रैली करके अपने धन बल का प्रदर्शन कर विपक्ष का मनोबल तोड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा का तथाकथित गठबंधन गुटबाजी और परस्पर अविश्वास का त्रिकोण बन गया है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के अक्टूबर में होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसे लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।